नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का अतुल आरएस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। तो दोस्तों, हमने शुरू किया था आरएस प्री भर्ती परीक्षा के लिए भारतीय संविधान और हम बात कर रहे थे मूल अधिकारों के विषय में। दोस्तों, थोड़ा सा लंबा टॉपिक है, इसलिए इसकी 4 से 5 वीडियो हमें बनानी ही पड़ेगी, लेकिन पूरे कंसेप्ट को अपने क्लियर करते हुए चलने वाले हैं दोस्तों। तो चलिएगा शुरू करें आज की क्लास को शुरू करने से पहले हम बात करें तो यहाँ देखिएगा, ये जो हमारा पहला टॉपिक है हो गया संविधान सभा, भारतीय संविधान की विशेषताएं हो गई और संविधान में संशोधन हो गए, उद्देशिका हो गई। अब अपने कर रहे थे मूल अधिकार, यानी ये वाला टॉपिक अपना चल रहा है। पिछली क्लास में हमने मूल अधिकार के कंसेप्ट को देखा था, राज्य की परिभाषा को अनुच्छेद 12 के अंतर्गत देख लिया था, अनुच्छेद 13 को भी बड़े अच्छे से हमने डिस्कस कर लिया था दोस्तों। अनुच्छेद 13 के अंदर हमने मूल अधिकारों से असंगत विधियों के विषय में बात की थी। आज हम बात करेंगे अगले टॉपिक के विषय में, और आज जो हम बात करने वाले हैं मूल अधिकार, और मूल अधिकारों के अंतर्गत पहला जो हमारा मूल अधिकार है समानता के अधिकार के विषय में। आइए मूल अधिकारों के विषय में सबसे पहले हम ये जान लेते हैं, और जैसी हमने चर्चा भी की थी कि मूल अधिकार जो है हमारे संविधान के कौन से भाग में है, तो भाग 3 में है और अनुच्छेद 12 से 35 तक है। ये बात तो अभी तक आपको याद हो चुकी होगी कि मूल अधिकार कहाँ है दोस्तों, भाग 3 में है। और अगर हम बात करें अनुच्छेद कौन से में है, तो अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक आप देखोगे तो आपको मूल अधिकार मिल जाएंगे। अगर अपने बात करें मौलिक रूप से, मौलिक रूप का तात्पर्य जब 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ, उस समय हमारे संविधान के अंदर कितने मौलिक अधिकार थे। तो दोस्तों, हमारे संविधान में मूल रूप से 7 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे। बहुत अच्छा प्रश्न है, अगर आपसे पूछा जाए मूल रूप से कितने प्रदान किए गए थे, तो 7 प्रदान किए गए थे। 7 कौन कौन से थे देखिएगा। सबसे पहला अधिकार हमारे पास में था समानता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से लेकर के 18 तक है दोस्तों। ये चीज़ हमें अच्छे से याद हो जानी चाहिए, बहुत बढ़िया बढ़िया यहाँ से प्रश्न हमारे बनते हैं। कितने अनुच्छेदों में है, 4 अनुच्छेदों में है। आप इस तरह से भी इसको याद कर सकते हैं और इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं दोस्तों। 14, 15, 16, 17, 18 इस तरह से भी हम इसकी गिनती करते हैं दोस्तों। यानी कितने हो गए, ये 4 अनुच्छेदों के अंतर्गत इसको दिया गया है। स्वतंत्रता का अधिकार की अगर हम बात करें तो स्वतंत्रता का अधिकार दूसरा अधिकार है 19, 20, 21 और 22। तो ये भी कितने के अंदर है, 4 जो है आर्टिकल्स में दिया गया है। शोषण के विरुद्ध अधिकार तीसरा अधिकार है हमारा, और ये 2 अनुच्छेदों के अंतर्गत दिया गया है, 23 और दूसरा अनुच्छेद हमारा 24। तो 2 अनुच्छेदों के अंतर्गत है। फिर हम बात करें धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, चौथा अधिकार है 25, 26, 27 और 28। ये भी हमारा 4 अनुच्छेदों के अंतर्गत दिया गया है दोस्तों। 5वें अगर अधिकार की बात करें तो वो है हमारा संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार, 29 और 30। तो ये कितने में दिया गया है, ये 2 अनुच्छेदों में दिया गया है दोस्तों। संपत्ति के अधिकार की अगर हम बात करें तो केवल एक ही अनुच्छेद है। और 7वें अगर हम की बात करें तो 7वां जो हमारा मूल अधिकार है वो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, वो भी एक ही आर्टिकल में दिया गया है दोस्तों। संवैधानिक उपचारों का अधिकार वैसे कोई मूल अधिकार तो नहीं है, लेकिन इस प्रकार से हो जाता है कि इन सभी की सुरक्षा के लिए, संरक्षण के लिए अगर इनका हनन हो जाए तो उपचार हम किस में देखते हैं, उपचार हम संवैधानिक उपचारों के अंतर्गत देखते हैं दोस्तों। तो ये 7 अधिकार मूल अधिकार हमें मूल रूप से प्रदान किए गए थे। लेकिन जब दोस्तों हुआ था 44वां संविधान संशोधन 1978, 44वां संविधान संशोधन कब का है, 1978 का है। तो 44वें संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को हमने मूल अधिकारों की श्रेणी से हटा दिया, और हटाने के बाद में हमने इसे 300 क के अंतर्गत कानूनी अधिकार बना दिया गया। तो अगर अभी आपसे पूछा जाए संपत्ति का अधिकार क्या था, तो आर्टिकल 31 के अंतर्गत मूल अधिकार था। अब है क्या, अब नहीं है। तो अब कौन सा अधिकार है, ये अब कानूनी अधिकार है। कौन से आर्टिकल में है, 300 क में। तो 31 में मिलेगा क्या, बिल्कुल लिखा हुआ तो है, वैसे ही पढ़ा है ना संविधान तो, लेकिन उसको क्या कर दिया गया है, निरस्त कर दिया गया है, वो काम नहीं करता है। वहाँ से हटा करके हमने इसको कहाँ डाल दिया है, आर्टिकल
300 के अंतर्गत एक कानूनी अधिकार प्रदान किया है, यानी इसका हनन करना मूल अधिकारों की श्रेणी में नहीं आएगा। ये एक सामान्य कानून की तरह काम करता है दोस्तों। तो इस प्रकार से अगर आपसे वर्तमान में पूछे जाएं तो कितने मूल अधिकार हैं? 6। और मौलिक रूप से कितने थे? 7 मूल अधिकार थे। अभी कितने हैं? 6 हैं दोस्तों। आइए बात करते हैं एक एक करके। सबसे पहले हम बात करेंगे हमारे पहले मूल अधिकार के विषय में, जो किससे संबंधित है? समानता से संबंधित है। आइए देखिए क्या क्या है इसमें। तो पहले तो बात ये हमें याद रखनी है, 4 अनुच्छेदों के अंतर्गत इसका उल्लेख मिलता है। कौन कौन से में? 14 में, 15 में, 16 में, 17 में और 18 के अंदर। 14, 15, 16, 17, 18, 5 अनुच्छेद हो गए ना। पीछे भी मैंने शायद 4 लिख दिए थे, तो सही कर लीजिएगा उनको। 14, 15, 16, 17 और 18, इतने अनुच्छेदों के अंतर्गत हम देखते हैं समानता का अधिकार। आइएगा दोस्तों आगे हम देखें समानता के अधिकार में क्या क्या कहा गया है। तो समानता का अधिकार हमारा पहला अधिकार है। ये कहता है विधि के समक्ष समता। समानता का अधिकार किसकी बात करता है दोस्तों? समानता की। लेकिन ये भी पता होना चाहिए किसके समक्ष? विधि के समक्ष। तो ये बात आपने बहुत बार सुनी होगी कि कानून के सामने सब बराबर हैं। क्या कहा हमने दोस्तों? कि कानून के सामने सब बराबर हैं। तो यही हमारा समानता का मूल अधिकार है, जिसके अंतर्गत हम ये मानते हैं कि विधि के समक्ष समता है। और कौन से आर्टिकल में? 14। तो अगर आपसे पूछा जाए 14 में क्या है, तो 14 में है विधि के समक्ष समता। आगे इसमें व्याख्या अपने धीरे धीरे देखते जाएंगे। पहली चीज़ आपको ये याद रखनी है, और शुरू में आर्टिकल याद रह जाते हैं, लेकिन बहुत सारे एक साथ आते हैं तो फिर दिक्कत थोड़ी बहुत होती ही है। दूसरा इसमें है 15। 15 क्या करता है? कुछ आधारों पर भेदभाव का निषेध करता है। कुछ आधारों पर भेदभाव नहीं किए जा सकते। तीसरा जो इसमें अधिकार है वो है अवसर की समानता, जो अनुच्छेद 16 में है। अस्पृश्यता का अंत 17 से संबंधित है। और उपाधियों का अंत क्या करता है? 18 से संबंधित है। तो इस प्रकार से देखिएगा दोस्तों, समानता का अधिकार कोई एक अधिकार नहीं है, ये अपने अंदर 5 अधिकारों को समेटे हुए हैं। 5 में इस तरह से याद रखिएगा, एक अधिकार तो हमारा कौन सा हो गया? समता या समानता का, जो विधि के समक्ष समान है। अगर समान है तो फिर भेदभाव नहीं किया जा सकता, ये भेदभाव का निषेध करता है। तीसरा कहता है तो फिर हमें मौके सबको, सरकारी नियोजन के अंदर सबको अवसर मिलना चाहिए। ये अवसर की समानता की बात करता है, अवसर की समता की बात करता है। चौथा बहुत इम्पोर्टेंट है दोस्तों, ये हमारी अस्पृश्यता का अंत करता है कि छुआछूत या अस्पृश्यता नहीं हो सकती। और 5वां ये कहता है कि धन दौलत आदि के नाम पर किसी को पहले जैसे उपाधि दी जाती थी वो नहीं दी जा सकती है। तो 5 प्रकार की समता हमारे यहाँ है। 14 में भेदभाव नहीं किया जा सकता, कुछ आधारों पर भेदभाव का निषेध करता है 15 में, अवसर की समानता 16 में, अस्पृश्यता 17 में और उपाधियों का अंत 18 में है। ये चीज़ आपको पहले याद हो जानी चाहिए दोस्तों। अब हम बात करें आर्टिकल 14 की, तो याद होगा आपको आर्टिकल 14 में क्या है दोस्तों? आर्टिकल 14 में है विधि के समक्ष समता, यानी कानून के सामने सारे बराबर हैं। ये क्या कहता है अनुच्छेद 14 कि राज्य के भीतर, किसकी बात करेंगे हम? भारतीय राज्य की ही बात करेंगे। राज्य के भीतर किसी भी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता और विधि के समान संरक्षण से वंचित नहीं किया जा सकता। यहाँ देखिएगा 2 बातें हमारे पास में आती हैं। क्वेश्चन पूछा जाए अगर कि जो विधि के समक्ष समता या अनुच्छेद 14 है वो किन समानताओं की बात करता है? 2 चीज़ों की यहाँ उल्लेख होता है दोस्तों। एक तो कि विधि के समक्ष सभी समान हैं, ठीक है। अब विधि के सामने हमने कहा सारे बराबर हैं, लेकिन किसी को ज़्यादा संरक्षण तो दिया जा सकता है, ये निषेध करता है दोस्तों। ये क्या कहता है कि विधि के सामने सारे बराबर हैं और सभी को विधि का समान संरक्षण मिलना चाहिए, उसको राज्य किसी प्रकार से वंचित नहीं कर सकता है। ये चीज़ हमें अच्छे से लर्न हो जानी चाहिए। ये जो अधिकार है ये हमारे भारतीयों को भी प्राप्त है और विदेशियों को भी प्राप्त है। तो अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समता की बात करता है और विधि के समान संरक्षण की बात करता है। ये भारतीयों को भी प्राप्त है और ये विदेशियों को भी प्राप्त है, यानी ऐसा कह सकते हैं सबको प्राप्त है दोस्तों।
इसके बाद में दोस्तों जब हम बात करते हैं व्यक्ति को, यहाँ पर हमारे पास में एक शब्द आया है व्यक्ति। तो व्यक्ति के अंतर्गत कोई विधिक कंपनी, जब हम लॉ को पढ़ेंगे तो भी हम ये देखेंगे कि विधिक कंपनी भी एक विधिक व्यक्ति के रूप में होता है दोस्तों। जैसे कोई कंपनी है ना, वो कंपनी भी एक व्यक्ति के रूप में कार्य करती है। तो यहाँ विधिक कंपनियों को भी विधिक व्यक्ति के रूप में शामिल किया गया है दोस्तों। ये भी याद रखिए क्या कहना चाहता है। हमने कहा राज्य के भीतर किसी व्यक्ति को, है ना, तो वैसे ही किसी कंपनी की अगर हम बात करें वो भी एक व्यक्ति की तरह ही होती है कानूनी अधिकारों के अंतर्गत, तो उसको भी वंचित नहीं किया जा सकता है। अब देखिएगा ये एक नकारात्मक संकल्पना, नकारात्मक इसलिए जब हम ये लिखते हैं ना कि किसी को विधि के समान संरक्षण और विधि के समक्ष समता से वंचित नहीं किया जाएगा, इस आधार पर सेंटेंस के हिसाब से हम इसको क्या लेते हैं, नकारात्मक संकल्पना लेकर के चलते हैं। अब आपसे पूछा जाए कि विधि के समक्ष समता है जो है हमने वो कहाँ से लिया है, तो वो ब्रिटिश संविधान से हमने लिया है। पहले से ही हमारे पास में ही था, ब्रिटिश का ही शासन यहाँ पर हुआ करता था दोस्तों। अब इसमें देखिएगा सभी व्यक्तियों को विधि के अधीन माना गया है और विधि को ही सर्वोपरि माना गया है। आर्टिकल 14 में जो बातें हैं उसको ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले बात तो ये है कि व्यक्ति को विधि के समक्ष समता और विधि के समान संरक्षण वंचित नहीं किया जाएगा। इस आधार पर यह नकारात्मक धारणा होगी। ये सभी नागरिकों को प्राप्त है, चाहे भारतीय है चाहे विदेशी है। यहाँ जिस व्यक्ति शब्द की बात करते हैं उसमें विधिक कंपनी भी शामिल हुआ करती है। नेगेटिव सेंटेंस है, देख चुके हैं हमने। हमारे संविधान में कहाँ से लिया है, तो ब्रिटेन से लिया है। और ये क्या कहता है कि सभी व्यक्तियों को, सारे व्यक्ति जो हैं विधि के समक्ष समान है, यानी ये तो क्लियर हो गया कि विधि के सभी अधीन है और विधि के अधीन है तो विधि ही हमारी क्या है, सर्वोपरि है दोस्तों। इसलिए सभी व्यक्तियों के अधिकार जो है वो समान है, किसी व्यक्ति को कोई विशेषाधिकार नहीं दिया जा सकता। जैसे होता है ना भी, कई बार आपने देखा होगा, अब तो शायद वो लाइनें नहीं रही, कहीं पर कोई लाइन लगी हुई है लंबी और कोई व्यक्ति बीच में घुसना चाहे तो हम कह देते हैं तो कोई स्पेशल है क्या, तेरे को कोई विशेष अधिकार है क्या, अभी सारे बराबर हैं, चलो लाइन के अंदर पीछे, है ना। तो यही जो अधिकार है हमारा, ये कहता है कि विधि के समक्ष सारे समान हैं, किसी को भी प्राथमिकता इस आधार पर नहीं दी जा सकती। हालांकि किसी व्यक्ति, कोई महिला है, कोई दिव्यांग व्यक्ति है, कोई बीमार है, तो हम उसको प्राथमिकता दे देते हैं। वो आगे अपने देखेंगे किस प्रकार से वो एक उनकी कमी को पूरा करने के लिए हम उनको संरक्षण दे रहे हैं दोस्तों। वो एक अलग तरीके की चीज़ रहेगी। जो हमारा 16 जब हम पढ़ते हैं अवसर की समता, उसमें आरक्षण की बात करते हैं, तो फिर वो चीज़ें सारी की सारी वहाँ पर आती हैं। अब देखिएगा दो शब्द हमारे यहाँ पर आए, विधि के समक्ष क्षमता और विधि का समान संरक्षण। तो यहाँ दो शब्द हैं। विधि के समक्ष क्षमता की बात करें तो ये शब्द हमने कहाँ से लिया है, ब्रिटेन से। जबकि विधि का समान संरक्षण हमने कहाँ से लिया है, यूएसए से। विधि के समक्ष क्षमता का मतलब क्या कहता है, सबके लिए एक समान विधि, कानून सबके लिए क्या होगा, एक बराबर होगा। यानी किसी एक केस के ऊपर 3 साल की सजा तो सबको 3 ही होगी, किसी को कम या ज़्यादा नहीं हो सकती। विधि का समान संरक्षण क्या कहता है, विभिन्न समूहों और व्यक्तियों के लिए अलग अलग विधि बनाई जा सकती है। हमारे यहाँ भी कुछ कुछ ऐसी चीज़ें हैं ना, जैसे महिलाओं के लिए अलग कानून है, बच्चों के लिए, है ना, इस तरह की व्यवस्थाएं की गई हैं। यहाँ विशेषाधिकार और भेदभाव को कोई मान्यता नहीं है, यहाँ सब बराबर हैं, लेकिन यहाँ पर भेदभाव किया जा सकता है। ये तो कहते हैं भी आप अगर एक लाइन में लगे हुए हो ना, चाहे कोई दिव्यांग है तो वो पीछे ही लगे, कोई महिला है तो भी वो पीछे ही लगे, हम किसी को प्राथमिकता नहीं देंगे। लेकिन विधि का समान संरक्षण कहता है भी ऐसा किया जा सकता है। विधि के समक्ष समता एक नकारात्मक अवधारणा है, समान संरक्षण को अपनी सकारात्मक अवधारणा मानते हैं। यही है ना यहाँ पर, विधि के समक्ष समता माने जब सब कानून सबके लिए बराबर है तो किसी भी वर्ग विशेष के लिए, चाहे कोई महिला हो या कोई और हो, किसी के लिए कोई उत्थान के लिए कदम अपने नहीं उठा सकते। जो कमज़ोर है फिर वो कमज़ोर ही रहेगा। लेकिन विधि के समान संरक्षण में मतलब ये कहता है भी जो कमज़ोर है उसको संरक्षण दिया जाएगा, उसके लिए जो है कदम उठाए जा सकते हैं। आप इसको इस तरह से समझिए, एक परिवार है, एक पिता है और एक माता है, उनकी 3 संतानें हैं दोस्तों, 1 2 3 संतानें हैं। 2 बहुत होशियार है, एक कमज़ोर है दोस्तों, एक बहुत ही कमज़ोर है। यहाँ देखें, अगर हम बात करें कि विधि के समक्ष समता की, तो सबको बराबर सुविधाएं मिलनी चाहिए। तो कमज़ोर है तो तेरे को कुछ एक्स्ट्रा नहीं मिलेगा, जितना पैसा इस पर खर्च होगा, जितना इस पर होगा उतना ही इस पर भी होगा, सब पे बराबर होगा।
लेकिन विधि का समान संरक्षण ये कहता है कि अगर ये कमज़ोर है तो इसको थोड़ी ज़रूरत ज़्यादा है, तो इसके ऊपर थोड़ा एक्स्ट्रा ध्यान हमें देना पड़ेगा। हम इसको कोई घर से बाहर नहीं निकाल देंगे और हम कोशिश करेंगे कि ये उठ करके इन सभी के बराबर आ जाए। इसलिए परिवार में कई बार देखा होगा ना कि जो कमज़ोर होता है हेल्प की ज़रूरत तो उसको होती है, लेकिन कई बार बाकी बच्चों की शिकायत रहती है कि आप इसको स्पेशल मानते हो। हाँ, वो स्पेशल इसलिए हो गया क्योंकि वो बाकियों से क्या रह गया, कमज़ोर रह गया। अगर सभी बराबर हैं और फिर भी किसी पे ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है तो फिर वो विधि के समक्ष समता की श्रेणी में अपने नहीं लेंगे। सामान्य दृष्टि से समझने के लिए हम ऐसा देख सकते हैं। इसके अपवाद भी हैं अनुच्छेद 14 के। जैसे अपवाद का मतलब हम क्या लेंगे कि विशेषाधिकार नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी कुछ लोगों को विशेषाधिकार दिए गए हैं, तो वही इसके अपवाद हो जाएंगे। अनुच्छेद 361 के अंदर राष्ट्रपति और राज्यपाल संबंधी जो विशेषाधिकार हैं। 361 के मीडिया को 44वें संविधान संशोधन के द्वारा कुछ विशेषाधिकार प्रदान किए गए हैं, खाली इनको याद रखना है अपने को। आगे ये सारी चीज़ें अपने पढ़ने वाले हैं, जब सांसदों को पढ़ेंगे तो उनके विशेषाधिकार भी देखेंगे। उनको विशेषाधिकार है जैसे 40 दिन पहले गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं दोस्तों इनके लिए। 194 के अंदर विधायकों के विशेषाधिकार हैं, 105 के अंदर। ये दो चीज़ें आपको याद रखनी, 105 और 194। इसके बाद में देखिएगा कोई विदेशी राष्ट्राध्यक्ष आता है, कोई कूटनीतिज्ञ है, विदेशी मेहमान है, राजदूत है, संयुक्त राष्ट्र के प्रतिनिधि हैं, उन्हें भी हम यहाँ पर विशेष अधिकार देते हैं, देने पड़ते हैं दोस्तों। अब इसमें जो बात है वो है प्राकृतिक न्याय की अभिव्यक्ति। तो अनुच्छेद 14 किसकी अभिव्यक्ति करता है, याद रखिएगा किससे जुड़ा हुआ है, ये प्राकृतिक न्याय से जुड़ा हुआ है, यानी सबको समान दृष्टि से देख रहा है, किसी को कोई विशेषाधिकार नहीं दे रहा है। अब ये बात कि अनुच्छेद 14 को किस में शामिल किया गया है, मूल ढांचे में शामिल किया गया है। और अपने केशवानंद भारतीवाद में ये देखा था कि जब किसी को मूल ढांचे में शामिल कर दिया जाता है तो उसको संविधान के द्वारा संशोधित नहीं किया जा सकता। अगर करना है तो पहले से मूल ढांचे से बाहर निकालना होगा, है ना, क्योंकि इसके ऊपर जो है पूरा संविधान टिका हुआ है। यानी जब हमने इसको बदल दिया, हमने कहा भी किसी, इसका मतलब है किसी व्यक्ति को विशेषाधिकार देना, फिर तो सारा संविधान ही हमारा चरमरा जाएगा। अनुच्छेद 14 में समानता का अधिकार व्यापक रूप से है ना, ये सबको समानता की बात करता है। लेकिन अनुच्छेद 15, 16, 17, 18 ये अलग अलग क्षेत्रों में समानता की बात करता है। यहाँ ध्यान दीजिएगा जो हम कहना चाहते हैं ना। 15 कहता है कुछ विशेष जो है लोगों को धर्म, जाति, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता, उसकी बात करते हैं। लोक अवसर की समानता की बात करते हैं, अस्पृश्यता की बात करते हैं, उपाधियों के अंत की बात करते हैं। ये किसी विशेष चीज़ से संबंधित है, लेकिन अनुच्छेद 14 पूरा व्यापक है, ये सभी को अपने अंदर समेटे हुए है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि एक व्यापक है और ये जो है वो अलग अलग क्षेत्रों में समानता की बात करते हैं। अब अगला दूसरा जो हमारा अधिकार था अनुच्छेद 15 में, ये कुछ आधारों पर भेदभाव का निषेध करता है। ध्यान दीजिएगा क्या करता है, निषेध। ये जो चीज़ें हैं, नंबर 1 धर्म, नंबर 2 मूल वंश, नंबर 3 जाति, नंबर 4 लिंग और नंबर 5 जन्म स्थान, इनके आधार पर विभेद का प्रतिनिषेध करता है। यानी इनके आधार पर किसी से कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता। किसी व्यक्ति को प्राथमिकता या बाहर निकालना आप किसी को धर्म के आधार पर नहीं कर सकते, मूल वंश के आधार पर नहीं कर सकते, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर। ये 5 चीज़ें हैं दोस्तों, और बहुत बार ये ऐसा प्रश्न में आरपीएससी पूछ लेती है, इनको देख करके इनमें से कौन सा शामिल है या नहीं है। तो ये 5 चीज़ आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। अब ये जो अधिकार है वो केवल किसके लिए है, नागरिकों के लिए। तो किस अनुच्छेद की बात करें, 15 की। ये क्या करता है, कुछ आधार पर भेदभाव का निषेध करता है। ये किसको दिया जा सकता है, केवल भारतीयों को ही है, बाकियों को नहीं है। 15(1) क्या कहता है, राज्य नागरिकों में केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग अथवा जन्म स्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता। धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। इन 5 आधारों के 15(1) में ये पूरी डिटेल से दिया गया है। यहाँ केवल शब्द का अभिप्राय ये है कि इन 5 आधारों के अतिरिक्त आधार पर भेदभाव किया जा सकता है। तो 15(1) क्या कहता है, ये 5 आधार हैं, धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग और जन्मस्थान, इनके आधार पर आप भेदभाव नहीं कर सकते। कोई और आधार आपके पास में हो तो आप चाहे तो कर सकते हैं दोस्तों। अब ये अधिकार किसके विरुद्ध है, केवल राज्य के विरुद्ध है। हमें ये भी ध्यान रखना है, ये केवल किसके विरुद्ध है, राज्य के विरुद्ध है, किसी व्यक्ति के विरुद्ध नहीं है। अगर कोई व्यक्ति के घर में प्रोग्राम है तो फिर वो कर ही सकता है ना, किसी व्यक्तिगत
चीज़ से हम इसको संबंधित नहीं रख सकते। ये केवल राज्य के विरुद्ध ही हमें प्राप्त होता है 15(1). तो 15(1) क्या करता है? 5 आधारों पर भेदभाव का निषेध करता है। कौन कौन से? धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग और जन्मस्थान। बार बार दोहराते रहेंगे तो आराम से याद हो जाएगा दोस्तों। अब 15(2) क्या कहता है? 15(2) को आप सिंपल सा समझिएगा। कोई भी सार्वजनिक उपयोग की या राज्य निधि से पोषित संस्था है, कोई दुकान है, कोई भोजनालय है, होटल है, मनोरंजन के स्थान है, कुआं, तालाब, स्नान घाट, बिल्कुल आसानी से हम इसको समझ सकते हैं कि किसी भी जगह पर जो सार्वजनिक है दोस्तों, वो राज्य निधि से भी हो सकती है, तो वहाँ पर किसी को इन आधारों पर, कौन से आधार? 5 आधार, धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर हम किसी को वंचित नहीं कर सकते। यानी कोई होटल खुला हुआ है सार्वजनिक स्थान पर और उस पर लिख लिया दिया जाए कि फला जाति का व्यक्ति जो है इसमें प्रवेश नहीं कर सकता, तो हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। या कि कोई कहीं भी ये तालाब है, इस तालाब पर ये व्यक्ति नहा सकते हैं या ये नहीं नहा सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं, तो फिर नहीं लिख सकते हैं ना। इन आधारों पर हम उसका भेदभाव नहीं कर सकते हैं। यानी ये कह दें कि इन सड़कों पर केवल पुरुष चल सकेंगे, महिलाएं नहीं चल सकेंगी, है ना। या इस होटल में केवल महिलाओं को ही आना है, कोई और दूसरा नहीं आ सकता। सार्वजनिक स्थान पर हमेशा भेदभाव नहीं कर सकते। हाँ, कोई स्पेशली अगर आप कहीं भी कोई महिलाओं के लिए पार्लर है, वो एक अलग चीज़ है, वो पार्लर की बात हो रही है। लेकिन हम किसकी बात करें? कोई होटल, कोई भोजनालय है, किसको इन आधारों पर हम ऐसा कर नहीं सकते हैं कि केवल किन्हीं विशेष के लिए ही इसको चलाया जाए। हम देखो 15(2) 15(1) की तुलना में अधिक व्यापक हो जाता है, क्योंकि 15(1) हमने देखा था केवल किसके विरुद्ध प्राप्त था? राज्य के विरुद्ध। लेकिन 15(2) में जब हम देखते कुएं, तालाब, सार्वजनिक चीज़ें, तो ये व्यक्ति और राज्य दोनों के विरुद्ध प्राप्त हो जाता है। इसलिए 2 15(1) की बजाय थोड़ा सा क्या हो गया? अधिक व्यापक हो जाता है। 15(2) के भी अपवाद देखें। 15(2) का अपवाद है 15(3). इसके अंतर्गत देखिए राज्यों को क्या करता है? महिलाओं और बालकों के विकास के लिए विशेष उपबंध किए जा सकते हैं। हम तो ये कह रहे हैं कि पुरुष और महिला सब बराबर हैं, उनको कोई विशेष अधिकार नहीं दिया जा सकता। लेकिन 15(3) क्या कहता है कि महिलाओं और बालकों के लिए विशेष उपबंध किए जा सकते हैं। ये इसका अपवाद हो गया। 15(3), 4, 5 जो है वो तर्कसंगत आधार पर भेदभाव का निषेध करता है। चूँकि महिलाएं और बालकों को हम थोड़ा कमज़ोर मानते हैं, इसलिए उनको, उनकी शारीरिक संरचना, बाकी चीज़ें अलग हैं पुरुषों के बजाय, तो उनको कुछ विशेष प्रावधान करके विशेष जो है अनुबंध किए जा सकते हैं, उपबंध उनके लिए किए जा सकते हैं दोस्तों। 15(4) की बात करें तो 15(4) क्या कहता है? सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों, अनुसूचित जाति और जनजाति के उत्थान और कल्याण के लिए विशेष उपबंध करने की बात करता है। 15(3) तो ये कहता है भी राज्य महिलाओं और बालकों के लिए विशेष उपबंध कर सकता है। और 15(4) किसकी बात करता है दोस्तों? SC ST सामाजिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के लिए विशेष उपबंध की बात करता है दोस्तों। तो 15(1) तो कहता है कि इन 5 आधारों पर जो है भेदभाव नहीं किया जा सकता। 15(2) कहता है कि सार्वजनिक स्थान आदि पे भेदभाव नहीं किया जा सकता। 15(3), 4, 5 अपवाद हैं तर्कसंगत। 15(3) क्या कहता है? महिलाओं बालकों को विशेष अधिकार दिए जा सकते हैं। 15(4) कहता है कि सामाजिक शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों SC ST को क्या किया जा सकता है? विशेष उपबंध किए जा सकते हैं। और ये जो 15(4) है इसको पहले संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा इसको जोड़ा गया था दोस्तों। 5 क्या कहता है कि सरकारी और निजी प्रवेश हेतु ये क्या कहता है? शैक्षणिक, सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़े वर्गों को शिक्षण संस्थाओं में विशेष प्रावधान किए जा सकेंगे। तो एक बार फिर से याद करवा देता हूँ मैं आपको। अनुच्छेद 15 कुछ आधारों पर भेदभाव का निषेध करता है। 15(1) क्या कहता है? 5 आधारों पर अपने भेदभाव नहीं कर सकते। 15(2) क्या कहता है? सार्वजनिक स्थानों पर 5 आधारों पर भेदभाव नहीं कर सकते। 15(3), 4 और 5 क्या है? अपवाद है। 3 क्या कहता है? राज्य को ये शक्ति है कि वो विशेष उपबंध कर सकता है। 4 ये कहता है 3 या क्या कहता है कि महिलाओं और बालकों के लिए। 4 SC और ST के लिए विशेष उपबंध करने की बात करता है। और 15 जो है वो शिक्षण संस्थाओं से संबंधित है दोस्तों, वहाँ पर विशेष प्रावधान किए जा सकते हैं। इसे 93वें संशोधन द्वारा 1995 में जोड़ा गया था। तो इसको भी 15(5) को भी जोड़ा ही गया है। अनुच्छेद 30 के अंतर्गत अगर कोई संचालित अल्पसंख्यकों की संस्थाएं हैं उनको हम इसमें शामिल नहीं करेंगे। 15(5) के अंदर हम किसको शामिल नहीं करेंगे? हमने कहा
विशेष उपबंध किए जा सकते हैं सामान्य संस्थाओं के लिए। कोई अल्पसंख्यकों की जो संस्थाएं हैं उनके अंदर ये नियम हमारा लागू नहीं होता है। 15(6) क्या कहता है? समय समय पर राज्य जो है आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की ओर भी ध्यान देगा। तो 3, 4, 5, 6, 6 किसके संबंधित हो गया? कमजोर, आर्थिक रूप से कमजोर के लिए भी आ गया था दोस्तों। और 15(6) इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 10% आरक्षण का जो प्रावधान है वो इसी से किया गया है। 15(3), 4, 5 और 6 ये विशेष प्रावधानों की बात करता है। 3 महिला और बालकों से संबंधित है। 4 किससे संबंधित था दोस्तों? SC/ST के लिए विशेष प्रावधान। 5 शिक्षण संस्थाओं के लिए। और छठा जो है वो EWS की बात करता है, 10% आरक्षण का प्रावधान इससे हमें मिलता है दोस्तों। अनुच्छेद 16 की अगर हम बात करें तो ये बात करता है लोक नियोजन में नियुक्तियों में अवसर की समानता, कि सरकारी जो भी नौकरियां हैं, लोक नियुक्तियां हैं, उनके अंदर सबको समान रूप से मौके मिले, किसी को आगे या पीछे नहीं रखा जा सकता। 16(1) क्या कहता है कि राज्य के अधीन सभी नागरिकों को नियुक्तियों में अवसर की समानता रहेगी, सबको समान अवसर मिलेगा। और ये समता केवल नियुक्ति में ही नहीं, पदोन्नति, अवकाश, वेतन, पेंशन सभी में दी जाएगी। कोई सरकारी नौकरी को ज्वाइन करना चाहता है, सब बराबर हैं, उसमें फिर प्रमोशन भी होगा, अवकाश, छुट्टियां भी मिलेंगी, वेतन, पेंशन सबके लिए बराबर रहेगा, उसमें कोई छूट या कम या ज़्यादा नहीं कर सकते हैं, ऐसा 16(1) कहता है दोस्तों। लेकिन अपवाद हर के मौजूद हैं, उनकी भी बात अपनी करेंगे। और ये अधिकार भी 16 भी केवल किसको प्राप्त है? ये भी केवल नागरिकों को ही प्राप्त है दोस्तों, विदेशियों को ये प्राप्त नहीं है। ये अधिकार गैर सरकारी और निजी संस्थानों पर लागू नहीं है। ये केवल किसके लिए अपनी बात कर रहे हैं? लोक नियोजन में सरकारी के लिए बात कर रहे हैं, सरकारियों में नौकरियों की बात कर रहे हैं, प्राइवेट की बात अपनी नहीं कर रहे हैं। 16(2) क्या कहता है कि किसी भी नागरिक को केवल धर्म, 2 मूलवंश, 3 जाति, 4 लिंग, 5 उद्भव, 6 जन्म स्थान और 7वां निवास, इनमें से किसी भी आधार पर राज्य के अधीन नियुक्तियों में भेदभाव नहीं किया जा सकता। जहाँ 15(1) जो था 5 आधारों की बात करता था, ये 7 आधारों की बात करता है। यहाँ पर जन्म स्थान और निवास भी इसमें जोड़ दिया गया है दोस्तों, तो ये चीज़ हमें थोड़ी सी याद रखनी है। धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, उद्भव, जन्म स्थान और निवास, इनके आधार पर किसी को राज्य नियुक्तियों के अधीन जो है भेदभाव अपने नहीं कर सकते हैं, ये कहता है। 16(2) 15 की तुलना में अधिक व्यापक हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर उद्भव और निवास के स्थान के आधार पर भी भेदभाव को रोका जा रहा है। ये भी हमने चर्चा की थी कि 15 में जहाँ 5 आधारों की ही बात है, यहाँ पर 2 और आधार हमारे सामने आ जाते हैं दोस्तों। ये केवल राज्य के अधीन पदों और राज्य द्वारा प्रदान की गई सरकारी नौकरियों के संबंध में है, सिर्फ इतना याद रखें। ये जो बातें हो रही हैं, ये नियम कानून सरकारी दफ्तरों में ही लागू होगा, आप किसी प्राइवेट कंपनी के लिए नहीं कर सकते ना, वो अपने नियम जैसे भी चाहे वो बना सकते हैं। तो प्राइवेट कंपनियों में और निजी क्षेत्र की नौकरियों में लागू नहीं है। अपवाद की अगर हम बात करें तो 16(3), 4, 5 ये सारे अपवाद से संबंधित हैं। संसद विधि के द्वारा राज्य या संघ क्षेत्र के अधीन सेवाओं में निवास के आधार पर विशेष प्रावधान कर सकती है ना। जैसे हमने देखा ना, अदर स्टेट वालों के जो हैं लाभ कम कर दिए जाते हैं, उनकी सीटें निश्चित कर दी जाती है। तो ये 16(3) के द्वारा जो है राज्य और संघ राज्य के अधीन सेवाओं में निवास के आधार पर कोई विशेष प्रावधान किए जा सकेंगे, ये अपवाद हो गया। क्योंकि हमने तो ये कहा ना कि राज्य निवास स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता, 16(3) कहता है कि किया जा सकता है। 16(2) निवास के आधार पर भेदभाव का निषेध करता है, वहीं 16(3) निवास के आधार पर भेदभाव की शक्ति संसद को देता है। देखने में एक दूसरे के विरोधाभास दिखाई हमें देते हैं, लेकिन ये याद रखना है कि निवास के आधार पर भेदभाव करने का अधिकार केवल संसद के पास में है, राज्य विधानमंडल इस प्रकार के कोई कानून नहीं बना सकता है दोस्तों। देखने में लगते हैं, लेकिन ऐसे नहीं दिया जाता कि किसी भी राज्य ऐसा नहीं कर सकते कि हम दूसरे राज्य वाला फॉर्म ही नहीं भर सकता, कुछ उसके आधार पर प्राथमिकताएं लगा सकते हैं अपनी, है ना। 16(4) क्या कहता है? पिछड़े वर्गों को नागरिकों के पक्ष में जिनका राज्य के अधीन सेवाओं में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है, आरक्षण प्रदान किया जा सकता है। दोस्तों 16(1), 2, 3 के आधार पर हमने देखा, 16(1) और 2 में हमने देखा कि जो है किसी भी व्यक्ति के साथ में राज्य के अधीन सेवाओं में भेदभाव नहीं किया जा सकता। फिर अपने ये बात करेंगे भेदभाव की,
तो आरक्षण जो दिया गया है वो यहीं इसी प्रकार से दिया गया है ना, इसी में भी इसका प्रावधान भी है अपवाद के अंदर। कोई पिछड़े वर्ग के नागरिक हैं जिनका राज्य की मानते हैं कि राज्य के अधीन सेवाओं में पर्याप्त प्रतिनिधित्व है ही नहीं, एक ऑफिस है उसके अंदर एक भी कोई दूसरी जाति का या दूसरे वर्ग का नहीं है, तो फिर उनको बराबर करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर आरक्षण की शक्ति प्रदान करते हैं। लेकिन आरक्षण जो है ऐसे ही नहीं है, दो शर्तों के अधीन रहेगा। एक तो कि वो जो वर्ग है वो शैक्षणिक और सामाजिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ होना चाहिए, ये दो आधार हमारे पास में है। ये कहा जाता है भी कोई आर्थिक कल्याण की योजना नहीं है, इसके हिसाब से ये था भी शैक्षिक और सामाजिक दृष्टि से जो पिछड़ा हो उसको अपने इस अनुच्छेद, कौन से अनुच्छेद 16(4) के अनुसार जो है वो आरक्षण दे सकते हैं। दूसरा कि उसके अधीन सेवाओं में जो है उसका पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं होना चाहिए, यानी जितनी जनसंख्या है उतना नहीं है ना, उससे बहुत कम है, तो फिर उनको डालना होता है। दोस्तों मूल संविधान में अगर आप देखें तो कहीं पर भी पिछड़ा वर्ग का उल्लेख नहीं किया गया। तो पिछड़ा वर्ग से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है, 16(4) है जो आरक्षण की बात करता है। अनुच्छेद 340 में राष्ट्रपति को पिछड़े वर्ग की पहचान के लिए एक आयोग गठित करने की शक्ति प्रदान की गई है। बहुत अच्छा प्रश्न है कि पिछड़े वर्ग का जब उल्लेख नहीं है कौन होगा, तो इसकी पहचान करने के लिए जो आयोग है वो गठित किया जाता है, और उस आयोग को गठित करने की जो शक्ति है वो केवल और केवल राष्ट्रपति को है। ये भी ध्यान रखना है कौन से आर्टिकल के अंतर्गत, आर्टिकल 340 के अंतर्गत। राष्ट्रपति ने इस संबंध में दो आयोगों का गठन किया था, एक तो है काका कालेलकर आयोग 1953 का। ये इसने क्या किया, पिछड़े वर्ग की पहचान के पर्याप्त आधारों को निर्धारित करने के लिए किया गया था, लेकिन ये फेल रहा था। इसने कहा भी पिछड़े वर्ग की पहचान करने के लिए हमारे पास में बेस क्या क्या होने चाहिए, किन आधारों पर हम उनको चिन्हित करें। दूसरा मंडल आयोग जो काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहा था, इसके अध्यक्ष थे बिंदेश्वरी पाठक। मंडल आयोग की सिफारिश के आधार पर ही भारत में पिछड़ी जातियाँ ही पिछड़ा वर्ग हैं। अब देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, जो हमने पिछड़े वर्ग की बात की, आरक्षण किसको दिया गया है, पिछड़े वर्ग को दिया गया है। अब ये वर्ग की पहचान भी किन आधार पर पहचान है इसको ना, तो मंडल आयोग ने जांच की और उसने कहा कि जो पिछड़ी हुई जातियां हैं ना, क्योंकि जाति हमारे यहाँ वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है, तो इस आधार पर जाति ही क्या है, पिछड़ी जातियां ही पिछड़ा वर्ग है। तो मंडल आयोग के अनुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियां निश्चित रूप से पिछड़े वर्ग के अंतर्गत ही आती हैं। तो मंडल आयोग ने माना भी अनुसूचित जातियां जनजातियां निश्चित रूप से आती है, जिनकी पहचान स्पष्ट रूप से 341 और 342 के अंतर्गत की गई है। मंडल आयोग ने पूरे देश की 3743 जातियों को पिछड़ी जाति के रूप में माना था। अच्छा क्वेश्चन है, आजकल आरपीएस इस तरह के क्वेश्चन पूछ लेती है। मंडल आयोग के अनुसार 52% जो देश की आबादी है वो पिछड़े वर्ग में आती है। तो देख लीजिएगा दोस्तों, कितने परसेंट आती है, 52% जो देश की जाति जो है वो पिछड़े वर्ग के अंतर्गत आती है। मंडल आयोग ने अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 27% आरक्षण की सिफारिश की थी। 52% है, लेकिन आरक्षण कितना दिया जाना चाहिए, 27% आरक्षण की सिफारिश जो है मंडल आयोग के द्वारा की गई थी। 1990 में मंडल आयोग की सिफारिश पर अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण 21 से 27% किया गया था, ये भी याद रखिएगा दोस्तों, है ना। पीवी नरसिम्हा राव सरकार के द्वारा आर्थिक रूप से पिछड़े स्वर्ण वर्ग के लिए, पहले ये स्वर्ण में ही आते थे, 10% आरक्षण का भी प्रावधान किया गया था, जिसे न्यायालय में चुनौती दी गई। नरसिम्हा सरकार ने जब सबने मांग कर ली, सबको मिल गया, तो स्वर्णों ने कहा भी हमें भी मिलना चाहिए। तो इकोनॉमिक वीकर क्लासेज है ना, जो आर्थिक रूप से पिछड़े हैं, उनके लिए 10% का प्रावधान किया गया था पीवी नरसिम्हा राव सरकार में, लेकिन उसको न्यायालय में चुनौती दे दी गई और वो मिला नहीं। जिसमें आगे वाद जो आते हैं उनके विषय में बात करें, इंदिरा साहनी वाद 1992, इसमें अन्य पिछड़ा वर्ग के 27% आरक्षण को वैधता प्रदान की गई थी। ध्यान दीजिएगा, इंदिरा साहनी वाद पिछड़ा वर्ग से जुड़ा हुआ है। बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न यहाँ से बनने वाले हैं दोस्तों। आर्थिक आधार पर स्वर्ण को दिया जाने वाला 10% आरक्षण इसके द्वारा क्या कर दिया गया था, निरस्त कर दिया गया था। इंदिरा साहनी वाद में आरक्षण केवल नियुक्तियों में दिया जाएगा, पदोन्नति में नहीं। आरक्षण 50% पदों पर दिया जाएगा, इससे ज़्यादा नहीं। पिछड़े वर्ग को क्रीमी और नॉन क्रीमी में बांट करके दिया जाएगा। अध्ययन और विकास के लिए संवैधानिक संस्थाओं का भी गठन किया जाएगा। तो यहाँ इंदिरा साहनीवाद इंपॉर्टेंट है, एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूँ, रफली हमने इसको पढ़ लिया है। इंदिरा साहनीवाद में जो कहा गया कि अन्य पिछड़ा वर्ग को जो 27% आरक्षण दिया गया है सही है, स्वर्णों को जो 10% दिया गया है उसको निरस्त कर दिया गया, क्योंकि आधार नहीं, उन्होंने कहा भी संविधान में लिख के लाओ तो हम तो दे देंगे, हम रोकने वाले कौन हैं। आरक्षण केवल किस में दिया जाएगा, नियुक्ति में दिया जाएगा।
प्रमोशन में नहीं दिया जाएगा। तीसरी बात। चौथी बात कि सीटें 100% सीटें हैं, सब पर नहीं दिया जा सकता, केवल 50% सीटों पर ही आरक्षण दिया जा सकता है। 50 हमें अनरिजर्व्ड ही रखनी पड़ेगी, इससे अधिक नहीं। अनुच्छेद 335 के अंतर्गत इसका उल्लेख किया गया है। और कहा ये जो ओबीसी है इसको आप कितने में, क्रीमिलियर और नॉन क्रीमिलियर में बांटो, ताकि आने वाली पीढ़ी को उसका लाभ नहीं मिल पाए। दोस्तों एक सैलरी और घर की स्थिति के आधार पर क्रीमिलियर और नॉन क्रीमिलियर पिता की आय के आधार पर हमने इसको बांटा है। दोस्तों पिछड़े वर्ग के अध्ययन और विकास के लिए हमने कहा पिछड़ा क्यों है, अध्ययन और शैक्षिक और सामाजिक दृष्टि से पिछड़ा है, तो उनके अध्ययन और विकास के लिए भी हमें संवैधानिक गठन करना चाहिए। केवल जो है आरक्षण देने से नहीं होगा, दोनों चीज़ों को हमें इस्तेमाल करना पड़ेगा। आरक्षण से संबंधित संशोधन और वाद की अगर हम बात करें तो 77वां संविधान संशोधन आया था 1995। ये चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 16(4)(a) को जोड़ करके पदोन्नति में भी आरक्षण का प्रावधान कर दिया गया। जहाँ इंदिरा साहनीवाद में देखा था कि पदोन्नति में नहीं दिया जाएगा, इसमें जोड़ दिया गया और राज्य को अधिकार दिया गया कि राज्य की राय में राज्य के अधीन सेवा में अनुसूचित जाति जनजाति का प्रतिनिधित्व नहीं हो तो उन्हें पदोन्नति में भी आरक्षण दिया जा सकता है। और बात वही है ना, यही तो हमने कहा कि अगर नहीं है तो दिया जाना है ना, है तो फिर देने की जरूरत नहीं है। राज्य न्यायालय के अनुसार अनुच्छेद 16(4) और 4(a) राज्य की विवेकाधीन शक्ति है ना, राज्य की मर्जी है कि वो दे या न दे। राज्य सार्वजनिक सेवाओं और आरक्षण में पदोन्नति के लिए बाध्य नहीं है, वो उसके ऊपर है कि वो किस प्रकार से देता है। वीरपाल सिंह वाद आया 1995 का ही है। इसमें पदोन्नति आरक्षण को क्या मान लिया गया, अवैध मान लिया गया। ध्यान दीजिएगा, वीरपाल सिंह वाद जो है इसमें अवैध माना कि जो प्रमोशन है उसमें नहीं देना चाहिए। फिर आया 81वां संविधान संशोधन 2000। इसमें 16(4)(ख) को जोड़ा गया, याद रखिएगा, और इसमें बैकलॉग की व्यवस्था की गई। बैकलॉग को सामान्यतः समझिएगा कैरी फॉरवर्ड है ना। जैसे मान लीजिएगा इस बार भर्ती निकली और 21% आरक्षण था, वो सीटें नहीं भरी गई हैं, है ना, तो वो सीटें खत्म नहीं होगी उनकी। जैसे मान लीजिएगा 10 सीटों पर लोग पहुंचे नहीं, तो वो 10 सीटें आगे उस डिपार्टमेंट की जो भर्ती होंगी उसमें ऐड हो जाएंगी और वहाँ पर जो है उन्हीं को लिया जाएगा। और वो 50% में भी नहीं मानी जाएगी, 50% जो फ्रेश भर्ती होगी ना उसी में मानी जाएगी। वो 5-4 जो उनकी है वो सीटें खाली रहेगी, वो कैरी फॉरवर्ड कर दी जाएगी आगे। इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं। 82वां संविधान संशोधन 2000 में ही हुआ। इसमें 335वें संशोधन करके पिछड़े वर्ग को किसी पद हेतु आवश्यक न्यूनतम अर्हता में भी छूट प्रदान की गई कि जो मिनिमम 40%, 35% या कुछ भी अपने कहीं रख देते हैं तो उसमें भी मिनिमम अर्हता में भी छूट की सिफारिश यहाँ पर की गई थी। दोस्तों जैसे शारीरिक या नंबरों में छूट है वो सारी इसमें शामिल होती है। दोस्तों 85वां संविधान संशोधन आया 2001 में। वीरपाल वाद के निर्णय को रद्द करते हुए पदोन्नति में आरक्षण के साथ ही प्रामाणिकता श्रेष्ठता को भी शामिल किया गया। उन्होंने कहा कि पदोन्नति में आरक्षण दिया जाएगा लेकिन परिणाम उनके अच्छे होने चाहिए, खराब परिणाम वाले को हमें नहीं देना है, क्वालिटी से समझौता नहीं करना है। 2006 का नागराजन बनाम भारत संघ वाद आया। इसमें 77, 81, 82 और 85वें संविधान संशोधन को चुनौती दी गई थी सभी को, और इस वाद में आरक्षण को उचित माना गया और लेकिन शर्त निम्न बताई गई थी कि वो वर्ग अभी तक सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से, यहाँ ध्यान दीजिएगा आधार दो ही है हमारे पास, सामाजिक और शैक्षणिक, सार्वजनिक सेवाओं में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं हुआ होना चाहिए। आरक्षण से प्रशासनिक दक्षता और कार्यकुशलता खराब नहीं होनी चाहिए ना, जिसको ले आप वो सक्षम होना चाहिए। लेकिन 2018 के जर्नैल सिंह बनाम लक्ष्मी नारायण गुप्ता वाद में इन शर्तों को समाप्त कर दिया गया और SC/ST के संबंध में क्रीमिलेयर को लागू करने का निर्देश दिया गया। निर्देश है दोस्तों, कोई बाध्यता नहीं थी इसमें, सरकार की इच्छा है वो लागू करे तो करे, न करे तो न करे। 2018 का जर्नैल सिंह बनाम लक्ष्मी नारायण गुप्ता वाद में ये जो ऊपर की 3 शर्तें हैं ना, इनको क्या कर दिया गया, रद्द कर दिया गया। अनुच्छेद 342A ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें 102वें संविधान संशोधन 2018 के माध्यम से जोड़ा गया और उसके साथ राष्ट्रपति को शक्ति दी गई है कि वह राज्यपाल से परामर्श के पश्चात लोक अधिसूचना के माध्यम से किसी जाति को पिछड़ा वर्ग के रूप में घोषित कर सकता है। ध्यान दीजिएगा 342A क्या कहता है कि किसी भी जाति को अगर पिछड़ा वर्ग के अंदर डालना है तो उसकी घोषणा कौन करेगा, उसकी घोषणा करेगा राष्ट्रपति। संसद किसी भी जाति को पिछड़ा वर्ग में शामिल और बाहर कर सकती है। तो किसी भी जाति को अगर हमें पिछड़ा वर्ग में डालना है, बाहर निकालना है, तो ये पावर हमारी किसके पास में है, ये पावर केवल और केवल किसके पास में है, संसद के पास में है। दोस्तों
16(5) अभी 16 को ही पढ़ रहे थे। 16(5) क्या कहता है, राज्य किसी भी धार्मिक या सांप्रदायिक संस्थान में धर्म विशेष के सदस्य की नियुक्ति कर सकेगा। देखिएगा 16(5) ये कहता है कि राज्य कोई भी धार्मिक संस्थान है या सांप्रदायिक संस्थान है, वहाँ पर धर्म विशेष के सदस्य की नियुक्ति कर सकता है। जैसे लेकिन हमने कहा ना कि वैसे तो धार्मिक आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता, नियुक्तियाँ भी नहीं होती, लेकिन कोई संस्थान ही धार्मिक है, कोई संस्था ही धार्मिक है, तो उसके अंतर्गत धर्म विशेष के किसी सदस्य की नियुक्ति जो है वो की जा सकती है। 76वां संविधान संशोधन 1994 के माध्यम से तमिलनाडु में ये देखिएगा 69% आरक्षण को नवी अनुसूची में शामिल कर दिया गया था, ध्यान दीजिएगा। और उसमें ये भी है ना कि 50% से ज़्यादा नहीं दिया जा सकता, लेकिन विशेष परिस्थितियों में दिया जा सकता है। तो इन्हीं विशेष परिस्थितियों का लाभ उठाया तमिलनाडु ने, और वहाँ पर 69% आरक्षण दिया गया और उसे नवी अनुसूची में भी डाल दिया गया, यानी अब इसके ऊपर कोई न्यायिक परिचर्चा भी नहीं हो सकती है दोस्तों। 2017 में जे रोहिणी के नेतृत्व में पिछड़े वर्ग में उपवर्गीकरण के लिए आयोग का गठन किया गया था। उपवर्गीकरण जैसे ओबीसी भी है तो इसमें ए बी सी इस तरह की कैटेगरी का भी विभाजन किया जा सकता है। 102वां संविधान संशोधन आया 2018 के माध्यम से 338 में बी जोड़ा गया और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को मान्यता दी गई। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को मान्यता जो है 102वें अनुच्छेद के 2वें संविधान संशोधन के अंतर्गत 338 बी में दी गई है दोस्तों। फिर अनुच्छेद 16(6) की अगर हम बात करें, 16(6) आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को आरक्षण प्रदान कर सकेगा। 16(6) इससे संबंधित है। ये आया था 103वें संविधान संशोधन से 2019 के माध्यम से 16(6) जोड़ा गया और इसके अंतर्गत 16(4) में उल्लेखित जो बातें हैं उनके अलावा सामाजिक और शैक्षणिक थी, उसके अलावा आर्थिक रूप से जो दुर्बल समुदाय हैं उसको 10% आरक्षण की बात की गई है दोस्तों। तो सामाजिक शैक्षणिक को पहले दिया जा चुका था अनुच्छेद 16(4) के अंतर्गत। 16(6) जो है केवल आर्थिक रूप से दुर्बल समुदायों की बात करता है और ये राज्य की विवेकाधीन शक्ति है कि वो ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिक वीकर जो वर्ग है उसको नियुक्ति में आरक्षण प्रदान करे या न करे, वो राज्य उसके लिए बाध्य नहीं है। तो राज्य अपने अपने हिसाब से कानून इसमें बनाता है। अनुच्छेद 17 बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अस्पृश्यता का अंत करता है। छुआछूत, आप मान के देखिएगा किसी व्यक्ति को कोई छूता है तो दूसरा भ्रष्ट हो जाएगा, इस तरह की परंपराएं हमारे समाज में हुआ करती थी। कुछ मामलों में आज भी मौजूद है, लेकिन कानूनी रूप से इसको समाप्त किया गया है। अधिकार दिया गया है कि कोई व्यक्ति ऐसा नहीं कर सकता। और अस्पृश्यता क्या बना दी गई दोस्तों, दंडनीय अपराध है। कोई अगर ऐसा कहता है छुआछूत का भेदभाव करता है तो वो कानून के अंतर्गत एक दंडनीय अपराध है हमारे सामने दोस्तों। यानी अस्पृश्यता और छुआछूत के व्यवहार का बिल्कुल पूरी तरह से क्या कर दिया गया है, अंत, और किसी भी रूप में इसके आचरण को निषेध किया, किसी भी प्रकार से हम इसका निषेध करते हैं उसको लागू नहीं किया जा सकता। अब हम देखिए 17 अनुच्छेद जो है उसमें अस्पृश्यता क्या है इसको कहीं भी परिभाषित नहीं किया गया है। अब 17 को हमने दंडिक तो मान दिया, लेकिन ये अस्पृश्यता है क्या नहीं पता, और इसके लिए क्या दंड होगा ये नहीं पता। ये दोनों ही चीज़ें नहीं हैं, इसलिए अनुच्छेद 17 स्वतः लागू नहीं होता है, उसके लिए कुछ और कानून बनाने पड़ते हैं। तो अनुच्छेद 35 ये अधिकार देता है कि इस 17 के हिसाब से मूल अधिकारों के संबंध में प्रावधान करके कोई लागू किया जा सकता है। हमने कहा ना 14, 15, 16, 17, 18 से ये सारे के सारे आगे वाले भी क्या करेंगे, मूल अधिकार देंगे। ये यहाँ इनको ने तो परिभाषित है, इनके साथ में इनके दंड नहीं है, लेकिन इनके लिए दंड बनाने का अधिकार संसद को दिया गया है अनुच्छेद 35 के अंतर्गत, यानी इससे संबंधित वो कानून बना सकती है। अनुच्छेद 17 को प्रभावी बनाने के लिए अभी तक सरकार ने जो भी नियम या कानून बनाए हैं, अस्पृश्यता निवारण अधिनियम बनाया, नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम बनाया, अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम, ये 3-4 अधिनियम इनके द्वारा बनाए गए हैं। कोई विशेष बात तो इसमें नहीं है। 18 क्या करता है, अंतिम है इसका, समानता के अधिकार में उपाधियों का अंत करता है। देखिएगा दोस्तों, जब हमारा देश आज़ाद नहीं था उससे पहले देखिएगा जो व्यक्ति ज़्यादा संपत्ति वाला होता तो उनको उपाधियाँ सर और इस तरह की उपाधियाँ दी जाती थी, है ना। तो ये क्या कहता है, भारतीय संविधान के अंतर्गत संपत्ति आदि के आधार पर जो उपाधियाँ प्राचीन समय में प्रदान की जाती थी उनसे समाज में एक व्यक्ति दूसरे से अलग दिखाई देता था, तो उन सभी का अब क्या कर दिया गया है, अंत कर दिया गया है। 18(1) क्या कहता है, शिक्षा और सेना के अलावा किसी प्रकार की कोई उपाधि प्रदान नहीं की जा सकेगी। यानी शिक्षा के अंतर्गत जो भी डॉक्टर अपने लगता है ना, डी.लिट लगता है, ये इस तरह की उपाधियाँ, सेना के परमवीर चक्र वगैरह ये उपाधियाँ दी जा सकती हैं, इनके अलावा नहीं दी जा सकती। 18(2) कहता है कि भारत का जो नागरिक है ना वो कहीं भी हमें तो लेनी है, चलो विदेशी राज्य से ले आए,
है ना। हमने कहा भारत तो हमें दे नहीं रहा है कोई उपाधि, चलो हम किसी दूसरे देश से लें। तो 18(2) कहता है कि भारत का कोई नागरिक किसी विदेशी से भी कोई उपाधि ग्रहण नहीं करेगा और ये केवल नागरिकों पर लागू होगा। वैसे भी जनरल सी बात है, हम भारत के नागरिक को ही रोक सकते हैं। अमेरिका वाला यहाँ रह रहा है तो हम इसको क्यों रोकेंगे दोस्तों, रोकने की पावर हमारे पास में नहीं है। हाँ, अनुमति के लिए बाध्य कर सकते हैं। यदि कोई विदेशी व्यक्ति जो है भारत में राज्य के अधीन किसी लाभ या विश्वास के पद को धारण कर रहा है तभी कर सकता है ना, तो वो राष्ट्र की सहमति से ही विदेशी राज्य से उपाधि, सहमति के बिना, है ना, बिना सहमति के बिना कोई उपाधि धारण नहीं करेगा। आप इसको इस तरह से समझिएगा, ये हमारा भारत क्षेत्र है, इसमें भारत का नागरिक है, ये यहाँ कोई उपाधि नहीं ले सकता है, किसी अन्य देश से भी कोई उपाधि नहीं ले सकता है। अब कोई अन्य देश का नागरिक है, यहाँ पर नौकरी नहीं कर रहा है तो फिर तो वो कुछ भी करे, उसको को अपने रोक नहीं सकते। लेकिन बाहर का कोई विदेशी नागरिक है, भारतीय सेवा के अंतर्गत है, तो वो अपने देश से या किसी अन्य देश से कोई उपाधि लेना चाहे तो कम से कम उसको पहले राष्ट्रपति से परामर्श लेना पड़ेगा, सहमति लेनी पड़ेगी दोस्तों, कि अगर वो सहमति दे देगा तभी उपाधि ग्रहण कर पाएगा, अन्यथा नहीं कर पाएगा। ये केवल विदेशियों पर लागू होता है। 18(3) किसके लिए है दोस्तों, केवल विदेशियों के लिए ही है। 18(4) क्या प्रावधान करता है कि कोई भी व्यक्ति है, चाहे वो भारतीय हो या विदेशी हो, राष्ट्रपति की सहमति के बिना विदेशी राज्य से कोई पद, पुरस्कार या उपलब्धि ग्रहण नहीं कर सकता है। तो 18(4) क्या कहता है, भी कोई देशी हो चाहे विदेशी हो, विदेशी राज्य से कोई पद पुरस्कार लेना है तो फिर वो जो है अनुमति से ही लेगा, उसको ग्रहण करने राष्ट्रपति की अनुमति के बिना वो कोई भी ग्रहण नहीं कर सकता है, बशर्ते भारत सरकार से जुड़ा हुआ हो। ये प्रावधान केवल राज्य के लिए है, सार्वजनिक संस्थाओं के लिए नहीं है ना, ये राज्य के लिए है। कोई सार्वजनिक संस्था वाला है वो चाहे तो कुछ भी कर सकता है, अर्थात सार्वजनिक संस्था लोगों को समान पुरस्कार या उपाधि प्रदान कर सकती है। दोस्तों देखिएगा, यहाँ हमने क्या कहा, विदेशी राज्य से कोई उपाधि नहीं ले सकता है ना। जैसे हम कहें अमेरिका सरकार से कोई उपाधि नहीं ले सकता, अमेरिका की कोई संस्था कोई उपाधि दे रही है तो फिर वो ले सकता है ना। इस तरह से हम इसको समझेंगे। 1954 में भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री जैसे पुरस्कारों की शुरुआत की गई, है ना, और इन्हें 1970 में मोरारजी देसाई की सरकार द्वारा बंद कर दिया गया। उन्होंने कहा भी ये चलो पहली उपाधि नहीं थी, अब लोग भारत रत्न आगे लगाते हैं, पद्म विभूषण लगाते हैं, पद्म भूषण लगाते हैं, किस तरह से मिलते हैं अपने जानते हैं दोस्तों, है ना। ये कोई वास्तव में तो पूरी तरह से कुछ हो नहीं पाता, भ्रष्टाचार सभी जगह मौजूद है। तो ये जो है अपने नाम के आगे इनका उपयोग करते हैं, तो ये भी एक प्रकार से भेदभाव हो गया, तो इनको भी जनता पार्टी सरकार के द्वारा बंद कर दिया गया। 1980 में जब इंदिरा गांधी सरकार आई तो इन्हें वापस शुरू कर दिया गया था। फिर आया केस बालाजी राघवन बनाम भारत संघवाद में इन पुरस्कारों को चुनौती दी गई और उच्चतम न्यायालय ने इन पुरस्कारों को मान्य ठहराया कि ठीक है, न्यायालय के अनुसार ये समाज में विषमता नहीं प्रदान करते, कोई कुछ अच्छा काम करता है तो उसको कुछ तो देना पड़ेगा ना, कुछ उपाधि हम उसको दे सकते हैं ना, और ये उसके काम के हिसाब से मिली है ना, न कि कुछ संपत्ति आदि के आधार पर, तो हम उसको विषमता की श्रेणी में नहीं रखेंगे। पुरस्कारों का प्रयोग केवल सार्वजनिक मंचों पर नाम के पीछे आगे नहीं किया जा सके, लेकिन आप उस नाम का प्रयोग जो है ना, पद्मश्री फलाना पद्मश्री, ये उसका ऐसे आगे या पीछे हम उपयोग नहीं कर सकेंगे, ऐसा उच्चतम न्यायालय ने कहा था इस वाद के अंतर्गत। हाँ, अब नहीं कर सकता, हमने कहा उपाधियों का अंत कर दिया गया, लेकिन क्या वो दांडिक है, तो इसके लिए हमने किसी भी प्रकार के कोई दंड का प्रावधान तो नहीं किया गया है। अभी तक इस प्रकार की कोई विधि का निर्माण नहीं किया गया है ना। कोई मान लो विदेश से कोई उपाधि ले आया तो फिर उसका क्या होगा, इस बारे में अभी तक संविधान मौन ही है, कुछ ऐसा कुछ भी नहीं कहा गया। आने वाले टाइम के अच्छे प्रश्न बनते हैं कि 18 जो है उपाधियों का अंत तो करता है, लेकिन उसके लिए दंड के प्रावधान नहीं करता है। संविधान सभा में एच.वी. कामत ने सिफारिश की थी कि यदि किसी व्यक्ति द्वारा 18 का उल्लंघन किया जाए तो उसकी नागरिकता को समाप्त कर देना चाहिए। बहुत अच्छी बात है कि नागरिकता को समाप्त करने की बात की थी, लेकिन संविधान सभा ने इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया, क्योंकि इसके देखिए कुछ गलत फायदे उठाए जा सकते थे, इसलिए इसको नहीं किया गया, है ना। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की क्लास, और मुझे उम्मीद है पूरी चीज़ें आप अच्छे से समझ गए होंगे। हमने एक एक चीज़ को डिस्कस किया, कुछ भी नहीं छोड़ा है। क्लास सच में अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और शेयर ज़रूर करना दोस्तों के साथ में। कमेंट करके बताइएगा मुझे कैसा लग रहा है आपको कंटेंट, आप क्या सीख रहे हैं। वीडियो को लाइक दोस्तों फिर कह रहा हूँ ज़रूर करके जाइएगा अगर आपको सच में क्लास अच्छी लगी हो तो। वैसे कुछ मिलता नहीं है इसका, लेकिन
जो है यूट्यूब ये मानता है कि व्यक्ति अच्छा कार्य कर रहा है तो थोड़ा बहुत उसको प्रमोट भी कर देता है दोस्तों। प्रमोट का मतलब उसको लोगों के सामने आगे से, आप जैसे लोगों ने देखा अच्छा लगा तो आप जैसे ही कुछ और विद्यार्थी जो अच्छा पढ़ना चाहते हैं, अच्छा कंटेंट, उनके सामने भी रख देता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नई जानकारी के साथ, कुछ और नए तथ्यों के साथ। तब तक यूँ ही बने रहे हमारे साथ। थैंक यू वेरी मच।